ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे भाई, बजट 2026 और 27 का जो इम्पोर्टेंट एक की पॉइंट है या फिर बोला जाए फीचर्स है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर बजट के बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहला बजट हमारे देश में कब और किसके द्वारा किया गया था भाई लॉन्च? 1860 में। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। और हमारे देश में आजादी के बाद जो है वो किनके द्वारा? आर के सन्मुखम चेट्टी, ठीक है, उनके द्वारा जो है वो किया गया था। जो और उसमें सबसे पहला जो बजट था उसमें सबसे ज्यादा पैसे किसको एलोकेट किया गया था? डिफेंस को। 47% जो पैसा है वो डिफेंस को, ताकि हमारा जो इंटरनल सुरक्षा उसको थोड़ा सा और मजबूत कर पाए, क्योंकि पार्टीशन की वजह से बहुत जो डिस्टरबेंस है वो बॉर्डर पर देखने को मिल रहा था। अगर देखा जाए जो बजट है वो कौन से आर्टिकल में डिस्कस है भाई? 112 आर्टिकल में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ के चल सकते हैं। बाकी जो पहली बार बजट है वो कहां पर एक तरीके से अगर कोई बोलेगा अभी कि हाल ही में जो जहां पहले बजट प्रिपेयर होता था, पहले नॉर्थ ब्लॉक था, अब कहां हो गया? कर्तव्य पथ। तो याद रखिएगा उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया भाई? कर्तव्य पथ। तो ये जरूर है, बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि कर्तव्य जो पथ है वहां से एक तरीके से फर्स्ट बार जो है वो बजट को पेश किया गया है। पहले ये नॉर्थ ब्लॉक हुआ करता था, क्या? नॉर्थ ब्लॉक बिल्डिंग, ठीक है। अब कर्तव्य जो पथ है वो बिल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। अगर यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा कि 2021 से जो हमारा बजट है वो क्या हो गया था भाई? ग्रीन बजट बोल सकते हो। ग्रीन बजट का मतलब क्या हो गया? जहां पर सबसे पहली बार जो पहले बही खाता का इस्तेमाल होता था, पहले कागज वागज लेके बढ़िया से आते थे वो लोग, ब्रीफ केस वगैरह, अब क्या टैब के थ्रू मतलब डिजिटली जो बजट को है वो पेश किया जा रहा है। इसका मतलब अगर ग्रीन बजट बोला जाए 2021 से सबसे ज्यादा बार जो बजट है वो अभी तक किसने प्रस्तुत किया भाई? पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई। कितने बार? 10 बार, ठीक है। और 10 बार मोरारजी देसाई हो गए, और यहाँ पर आपको देखने में 9 बार क्या है भाई? कौन है? अभी निर्मला सीतारमन हो गई, ठीक है। अब अगले साल और उसके अगले साल अगर उन्होंने पेश करा, ठीक है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर रही तो एक तरीके से हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए। अच्छा बताइए, ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा है क्या जिन्होंने बजट को पेश करा? कौन कौन से है भाई? 3 प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने अभी तक बजट को पेश करा। वैसे बजट को पेश कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री करती है भाई, या करते हैं। तो 3 प्रधानमंत्री, एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा है, और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक तरीके से बजट को एज ए पीएम या एज ए फाइनेंस मिनिस्टर दोनों को एक तरीके से बोल सकते हैं कि जहां पर उन्होंने पेश करने की कोशिश करी। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। बस फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन दे दिए या फाइनेंस मिनिस्टर चयनित नहीं हुआ, यही रीजन होता है हर जगह, वही रीजन था तीनों बार कि तीनों बार। एक बार तो इंदिरा गांधी जी खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर थी भाई, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रहते हुए भी फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से उन्हें पेश करना पड़ा। राजीव गांधी के साथ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस था, जैसे इंदिरा गांधी जी का डेथ हो गया तो राजीव गांधी जी आए, तो वहां पर भी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था तब तक, तो उन्होंने एक तरीके से बजट पेश करा। जवाहरलाल नेहरू के समय में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने, उनका नाम कुछ मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहां पर उन्होंने रिजाइन दे दिया जब बजट पेश करने से पहले। तो प्रधानमंत्री जी आगे आके जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या करा था? पेश करा था। अब समझिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर ये बात मत समझिएगा इसमें कि भाई ये चीज सत्य है, ये चीज सत्य है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर सरकारी जो भी कागज जो होता है या कागजात होता है वो अपने आप में ही सत्य होता है भाई, आप उससे झुठला नहीं सकते हैं कोई भी चीज का, कोई चीज को। सबसे पहले बोला कि इंडिया इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री, हमारी देश की जो आर्थिक ट्रेजेक्ट्री है वो किस तरीके से चल रही है उसको देखने वाली बात है। सबसे पहला बोला गया कि हम लोग विकसित भारत पर फोकस करेंगे। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं इसको थीम क्या है हमारा, तो थीम क्या बोलेंगे भाई बजट का? कि विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। बैलेंसिंग एम्बिशन मतलब जो भी हम लोगों का सोच है आगे चलकर जो प्राप्त करने का, उसको हम लोग बैलेंस तरीके से लेकर चलेंगे, सबको इक्वल ट्रीट करके लेकर चलेंगे, ये बात की गई है बजट में सबसे पहली बार। दूसरा, यहाँ पर जो बात किया गया ये सब सारी चीजें एक्शन ओवर एम्बियंस होगा,
मतलब सिर्फ हम एक तरीके से बकवास नहीं करेंगे, हम एक्शन भी लेंगे, पहली बात। दूसरा बात ये बोला गया रिफॉर्म ओवर रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ना कि जैसे तैसे करके चीजों को पेश करने की कोशिश करेंगे। तीसरा बात कि पीपल ओवर पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब क्या है कि भीड़ चाल में चलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग एक्चुअल में पीपल को साथ में लेकर चलेंगे ताकि हमारे देश का ग्रोथ हो सके। तो ये तीन चीज है जो कि, या फिर आप लोग ये याद रखिएगा, एक्शन, रिफॉर्म और पीपल। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे आ जाओ भाई थोड़ा सा। नेक्स्ट एम क्या है? अगर एम का मतलब क्या हो गया? लक्ष्य। लक्ष्य बोल सकते हो या गोल बोल सकते हो, एम या फिर आपका गोल क्या है। तो गोल क्या बोला गया कि ये सब चीज जो हम प्राप्त करेंगे, लोगों के लिए कल्याणकारी काम करेंगे, या फिर जो इंक्लूजन के साथ आगे बढ़ेंगे, समावेशिता के साथ आगे बढ़ेंगे, वो सब सारी चीजें कैसे हम प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट। कि जो एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब जो हमारा इच्छा शक्ति है, उसको हम कैसे ग्राउंड लेवल पर लाएंगे, तो वो अचीवमेंट के ऊपर। वो कैसे भाई? स्टेबिलिटी से। अब व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करके चलेंगे भाई, इन्फ्लेशन को हम लोग बढ़ने नहीं देंगे। वैसे भी बोला जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति है वो अभी हमारे देश में लगभग 2 सालों से जो है स्थिरता बना हुआ है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग? फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन मतलब राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन का मतलब जो सरकार जो भी रिफॉर्म करेगी या सरकार जो भी खर्चा करेगी, उसको इस तरीके से खर्चा करेगी कि ऐसा नहीं हो कि एक सेक्टर को ज्यादा पैसा मिल गया हो, एक सेक्टर को कम पैसा मिल गया हो। मतलब वहां पर भी अनुशासन देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला बात स्टेबिलिटी बना रखेंगे, फिस्कल डिसिप्लिन और सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ मतलब लगातार ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कभी बहुत कम कभी बहुत ज्यादा। और यहाँ पर बात किया गया, याद रखना, 7% ग्रोथ के बारे में बात किया गया कि 7% जो ग्रोथ है वो मिनिमम हम लोग एक तरीके से सस्टेन मेंटेन करके रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितना परसेंट बोला है, अभी आगे भी है उसका। और मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉडरेट, अब यहाँ बोलोगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में और चीजें, और यह मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब क्या है भाई? एक तो हम लोग मॉडरेट इन्फ्लेशन को मैनेज करके चलेंगे और साथ ही साथ हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाएंगे। स्टेबल बनाएंगे मतलब क्या? एक हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डेट को कम करने की कोशिश करेंगे और हम अपने इनकम को या रिसीट को हम लोग बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया? पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। पोटेंशियल को हम लोग परफॉर्मेंस में तब्दील करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे एस्पिरेशन को किसमें? अचीवमेंट में। ठीक है, तो ये दो चीज देखो कितना अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस एंड ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट। मतलब हम अपने अचीवमेंट को क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये एम है, ये लक्ष्य रखा गया खास करके बजट का। तो ये जरूर याद रखिएगा चारों, ये ना भी याद रखिए चलेगा, लेकिन कौन से 4 एम है जिसके तहत स्थिरता बनाकर रखने के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी हो गया, सस्टेन्ड ग्रोथ हो गया, मॉडरेट इन्फ्लेशन हो गया और फिस्कल डिसिप्लिन देखने को मिलेगा। आगे अगर देखा जाए, देखो यहां पर, हाँ ठीक है, यहां पर बोला गया कि हम लोग किस पर फोकस करके चलेंगे भाई? इसके आगे हाई ग्रोथ रेट अराउंड 7%, कि हम लोग ग्रोथ रेट जो है इस साल कम से कम 7% ग्रोथ रेट पर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि हम लोग 6.4 के आसपास पिछले साल में भी थे। ठीक है, तो जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले कि एनर्जी सिक्योरिटी पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा के ऊपर 10,000 करोड़ जो है वो खर्चा करने के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग बायो फार्मा जो है बनाएंगे, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहले के डोमेस्टिक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का मतलब हम अपने देश में ही जो मैन्युफैक्चरिंग या द्वितीय क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे देश में ही प्रोडक्ट या गुड्स बन सके और हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का सिंपल सा मतलब क्या है भाई? कि हम अपने देश से एक्सपोर्ट को ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। फिर सिटीजन बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, मतलब सिटीजन को बेनिफिट हो, इसीलिए देखना वहां पर क्या लिखा गया? पीपल ओवर पॉपुलिज्म लिखा गया था। तो वहां पीपल को हम लोग फायदा पहुंचाएंगे। ये बात है कि ऐसा स्कीम, जो भी स्कीम होगा सरकार का, वो डायरेक्टली लोगों को फायदा पहुंचाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अ स्ट्रॉन्ग थर्स्ट ऑन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब हम लोग निवेश के ऊपर भी ध्यान देकर चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोला गया मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी मतलब जो आरबीआई वगैरह है, वहां तो फिजिकल स्टेबिलिटी था भाई,
ठीक है, या फिजिकल जो एक्शन है उसको हम लोग मजबूत करके चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारा इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी को साथ में लेकर चलेंगे। यहाँ पर भी है फिजिकल, मतलब फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों को सही तरीके से लेकर चलेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी जो है स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सके। फार रीचिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी है उसको सही तरीके से रिफॉर्म करके चलेंगे ताकि चीजें जो है वो 7% के इर्द गिर्द हमारा ग्रोथ जो है वो बना रहे। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसीज। देख रहे हो, इंपोर्ट मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओगे, घरेलू अगर आप उत्पादन को बढ़ाओगे या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो अपने आप ही आपका इंपोर्ट जो होगा डिपेंडेंस, आज भी देखो खास कर कदम लिया गया रेयरर अर्थ मटेरियल को लेकर, क्योंकि उसका लड़ाई जो है पूरा विश्व में बहुत शानदार तरीके से चल रहा है भाई। जिसके पास ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल मतलब क्या, जहां बहुत कम जो है वो पाई जाने वाली जो मिनरल्स है वो हमारे देश में एक तरीके से क्या है भाई, कमी है। ठीक है, तो उनको खोजने के बारे में, उस पर रिसर्च करने के बारे में भी वहां पर एलोकेट किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के ऊपर हम लोग एज ए सिक्योरिटी काम करेंगे और सोलर एनर्जी, ये सब सारे एनर्जी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक सस्टेनेबिलिटी का जो था वो आपको देखने को मिलेगा। फिस्कल, फिस्कल प्रूडेंस का मतलब फिस्कल पॉलिसी के तहत हम अपनी पॉलिसीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब उसको तंदुरुस्ती के साथ लागू करने की कोशिश करेंगे। फिस्कल और मॉनेटरी, बस प्रूडेंस एक वर्ड आ गया है। ठीक है, उसमें फिस्कल पॉलिसी याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक और थीम है भाई, यहाँ पर बोल सकते हैं कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट बोला गया गवर्नमेंट के थ्रू। क्या बोला गया, गवर्नमेंट ने बोला कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट, इसलिए कभी कभी इसको बोला जा रहा है, कोई कोई बोल रहा है इसको जेनजी बजट भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या किया गया, एनिमेशन के ऊपर, लैब के ऊपर जो है वो फोकस किया गया ताकि जगह जगह पर जो लोग हैं वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ना डिपेंडेंट रहे, अगर उनको कोई दूसरे फील्ड में अगर जाना है तो वो आराम से वो जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात किया गया जो कि आगे देखेंगे हम लोग। तो गवर्नमेंट का संकल्प क्या है, टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज, जिनको सही तरीके से सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही, या फिर जो डिसएडवांटेज्ड है, जिनको मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट इन द सेंस इकोनॉमी में इक्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, उनको हम लोग इक्वल ट्रीटमेंट देके चलेंगे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है। अब देखो, कर्तव्य पथ से सबसे पहली बार बजट को पेश किया गया, इसीलिए जो पूरे बजट में आपको देखने को मिलेगा 3 कर्तव्य के बारे में बात किया गया कि सरकार आने वाले साल में अपनी 3 कर्तव्य को निभाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि कितने कर्तव्य को भारत सरकार ने जो है पेश किया, भाई क्या बोलोगे, 3, पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य, और सबसे पहली बार बजट कर्तव्य पद से अभी लॉन्च किया गया भाई। ठीक है, तो ये देखना है, एक्सेलरेट एंड सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन बना के रखेंगे, मतलब एक लेवल पर जैसे 7%, तो 7% जो हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या बनाकर रखकर चलेंगे। दूसरा, फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और विजन क्या है भाई, सबका साथ सबका विकास, ये तो पता ही है। तो 3 याद रखना। अब अभी हम देखेंगे, पहले में जो बोला गया है कि एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, वो कैसे करेंगे। सेकंड में बोला गया है कि जो हम पीपल्स का एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे, लोगों का जो इच्छा जो है उसको हम पूर्ति करेंगे, उसके लिए क्या क्या करेंगे। और तीसरे में जो सबका साथ सबका विकास बोल रहे हैं वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीनों को एक एक कर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पर क्या बोला गया, क्या किया जाएगा भाई, सस्टेनिंग द मोमेंटम, या फिर मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि जैसा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चल रहा उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जब जो सरकार अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहती है ना तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलती है। ठीक है, और उसको पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सरकार चेंज नहीं हो रही है ना, सरकार का एक विजन है भाई, और जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि बजट में उतना लोक लुभावनी बातें नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं उसमें आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर रॉबस्ट एंड रेजिलिएंट फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर को जो है हम लोग रॉबस्ट बनाएंगे। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेंगे कैसे भाई, कॉन्टिन्यूअस और एडेप्टिव एंड लुकिंग फॉरवर्ड, कि हम लोग आगे जिस तरीके से चल रहे थे उसी तरीके से चलेंगे। दूसरा, हम लोग किस पर फोकस करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब कैपिटल मार्केट हो गया, इसमें देखने को मिलेगा जो ऑप्शंस वाले हैं और जो शेयर्स हैं उन पर भी थोड़ा सा
टैक्स वगैरह 0 पॉइंट कुछ % जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। मतलब आप खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है ना, तो वो एक तरीके से बढ़ाया गया, ठीक है। मतलब क्या हम लोग मोबिलाइज करेंगे, क्या सेविंग को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और एलोकेट करेंगे कैपिटल एफिशिएंटली, ताकि हम लोग रिस्क को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें, ताकि किसी भी सेक्टर को ज्यादा रिस्की, देखो सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है भाई, फाइनेंशियल सेक्टर में होता है कि नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और हम लोग किस पर काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो तीन चीज अगर यहाँ पर निकाला जाए तो क्या, एक हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर, दूसरा क्या है फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे भाई, वित्तीय जो क्षेत्र है। उसके बाद तीसरा जो है वो हम लोग टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन पर फोकस करेंगे। तीन चीज जो है वो फोकस करने के बारे में बात किया गया है, ठीक है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये देखो पिलर्स, क्या पिलर्स ऑफ द ग्रोथ, पिलर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा 6 पिलर हैं जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 पिलर्स हैं कि हम लोग 6 पिलर्स हैं जिस पर हम लोग काम करके चलेंगे। सबसे पहले क्या, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, बार बार बात हो रखा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा क्या बोला गया भाई, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, कि हम अपनी ग्रोथ की जो फाउंडेशन है उसको और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्या, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, लोगों के इर्द गिर्द जो होगा वो डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चौथा क्या हो गया, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, शुरुआत से बात करती आई है सरकार भाई कि हम लोग गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर गवर्नेंस के थ्रू चलाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस का मतलब कि जो सरकार काम कर रही है उसके हिसाब से आप चीजों को आगे लेकर चलो, तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस करने की कोशिश करेगी। मतलब जो भी सरकार ला रही है उसका प्रॉपर डेटा जो है मीडिया के सामने या फिर ऑफिशियली जो है वो क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, दोनों आसान किया जाएगा। मतलब बिजनेस करने का जो तरीका है वो और भी आसान किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन और भी कम किया जाएगा। पहले क्या होता था भाई, पहले बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराना होता था। कोई भी अगर बाहरी अगर जो कंपनीज है या यहाँ की कंपनीज भी हैं अगर को खोलती हैं तो उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना, वो सब तो रजिस्टर तो आज भी करना है। कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो भी कंपनी खुलती है वो उसको अपने आप को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन उतना कागज या उतनी देरी नहीं होगी जिस तरीके से पहले होती थी, ठीक है। और लास्टली क्या है, फिजिकल मैटर को देखने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई पहला यहां पर सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे वो कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या है, ये तो जरूर याद रखना, ठीक है। सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करा है भाई, बताओ क्या है, पढ़ो उसको, बायो फार्मा शक्ति, इसी से ग्रोथ होगा ना। बायो फार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किया गया अलग से कि हम लोग फार्मा सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कुछ सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्रीज है हमारे देश में सेटअप किए गए, ठीक है, उसको 2.0 लाया गया। मतलब क्या बोला गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो आईएसएम है, याद रखना आईएसएम के बारे में 2.0 लाया जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है पता है ना, मोबाइल में, चिप्स में, वो सब सारी चीज में, जहां से मोबाइल वगैरह जो होता है उसके बिना तो मोबाइल बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये बात है, इसको लेकर चलेंगे। बायो फार्मा जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीम फॉर, हम लोग स्कीम लाएंगे किसके लिए, रेयरर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, रिसर्च के लिए, माइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मतलब जो रेयरर अर्थ मटेरियल है, जो बहुत कम पाई जाने वाली मिनरल्स हैं, धातु हैं, उन पर हम खोज करेंगे और क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट हम लोग खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे, माइनिंग करेंगे और उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस पर भी फोकस किया गया। तो तीन चीज क्या है, बायो फार्मा शक्ति के ऊपर फोकस करेंगे, दूसरा क्या होगा आईएसएम के ऊपर फोकस करेंगे, सेमीकंडक्टर के ऊपर, और तीसरा क्या हो गया, स्कीम फॉर रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क, ठीक है, यहां पर देखो, एक मिनट, क्या 3 डेडिकेटेड केमिकल, अगर कितने केमिकल पार्क बनाने के बारे में बात किया गया भाई, 3 केमिकल जो पार्क है उसको बनाने के बारे में बात किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आगे देखा जाए, स्कीम फॉर कंटेनर, कंटेनर को क्यों, देखो आपने देखा होगा यहाँ कंटेनर शब्द है, क्यों भाई, इसके लिए स्कीम क्यों लाया जा रहा है कंटेनर के लिए,
अब समझो जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो आपको पोर्ट में बहुत ज्यादा कंटेनर की जरूरत होती है, जब सामान को स्टोर करने के लिए। होती है कि नहीं होती है? अगर मान लो कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो आपको ऐसा नहीं है ना भाई कि आज ऑर्डर आया तो आज ही आपने इंडस्ट्री से सामान निकाला और जाके एक्सपोर्ट कर दिया। वहां क्या होता है जो पोर्ट में स्टोर करना होता है, तो कंटेनर स्कीम लाएंगे, क्योंकि पोर्ट बंदरगाह वगैरह जो है वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी हो, ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, खास करके एक्सपोर्ट। ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल। देखो टेक्सटाइल में वैसे भी हम लोग जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ डिपेंडेंसी यहाँ पर बांग्लादेश को देखने को मिल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश से भी बहुत सारे जो कपड़े हैं वो हम लोग इंपोर्ट वगैरह करते हैं, तो वहां पर भी डिपेंडेंसी थोड़ा सा कम हो, इसीलिए हम लोग टेक्सटाइल के ऊपर भी फोकस करेंगे भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बनती है। ये सबसे सारी चीजों से क्या होगा भाई, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ग्रो कैसे करेगी? जीडीपी बढ़ाएगी। जीडीपी कैसे बढ़ाएगा? जब हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगा। और ये सब सारा चीज किस लिए हो रहा है? ताकि हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ा सके या फिर सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत कर सके। समझ में आ रहा है? हाँ अभी आएगा अभी आएगा। आगे देखो, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्री क्लस्टर, कि 200 इंडस्ट्री को हम लोग फिर से रिवाइव करेंगे और नए जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो पुराने तरीके से चल रहे हैं भाई, उन इंडस्ट्री को हम लोग रिवाइव करेंगे। तो कितने इंडस्ट्री को? 200। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग विद हाई वैल्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, कि ये सब सारी चीजें मतलब हम लोग जो अपने डोमेस्टिक, जैसे मान लो कि पोर्ट से सामान आना है कि कोई हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, रोड रेलवेज ये सब सारे अच्छे तरीके से और भी हम लोग चुस्त और तंदुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये भी बात किया गया जो कि हम लोग इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, अब सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात किया गया, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए टैक्स में भी छूट दिया गया बहुत सारे। कौन कौन सा भाई? सबसे पहले एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 ईयर फॉर नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग अ कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट और अ टूलिंग फॉर अ टोल मैन्युफैक्चरिंग इन अ बॉन्डेड जोन। मतलब क्या कि इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन होगा किसके लिए? नॉन रेसिडेंट के लिए, जो कि बाहर से एक तरीके से क्या हो रहा है, जो गुड्स वगैरह हमारे देश में दे रहा है। जनरली इसको, इसमें से बहुत कुछ रटने वाला नहीं है, जनरली ये सब सारी चीजें हैं जिससे एक तरीके से हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी मजबूत हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात है जो कि यहाँ पर याद रखना, ये वाला क्या बोला गया, एक तो हाँ ये वाला, एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 6 मंथ टू 1 ईयर फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ लेदर एंड टेक्सटाइल गारमेंट। पहले एक्सपोर्ट करने के लिए फाइनल प्रोडक्ट 6 महीने का समय मिलता था, अब कितना मिलेगा? 1 साल का समय मिलेगा। ठीक है, लेदर, सिंथेटिक फुटवेयर और टेक्सटाइल को लेकर, क्योंकि हम लोग को उसके बाद ज्यादा समय देखने को मिलेगा, एक साथ हम लोग बल्क एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज की एग्जेम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है भाई? जो बाहर से सामान आता है उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी इज स्पेसिफाइड या फिर ऑन स्पेसिफाइड पार्ट यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है कस्टम टैक्स जो है उसको खत्म कर दिया गया माइक्रोवेव के ऊपर, तो ये याद रखना है। दूसरा एक और था इसमें, हाँ, एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी भी हटा दिया गया, किस पर भाई? रॉ मटेरियल। एक तो भाई ऊपर आपने देखा किसमें, माइक्रोवेव ओवन, उसके बाद रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, हवाई जहाज को बनाने के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल बाहर से ला रहे हैं उस पर सरकार जो है वो कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एयरक्राफ्ट पर या फिर एरोप्लेन पर अभी ट्रैवल कर रहे हैं और उसका जो नंबर्स है वो धीरे धीरे साल दर साल इंक्रीज होता जा रहा है, तो उस पर क्या होगा भाई? हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, मेंटेनेंस पर या डिफेंस यूनिट पर उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। एक तो ये वाली बात थी, हाँ इंपोर्ट पर लगता है हमेशा कस्ट एक्साइज ड्यूटी विद इन द स्टेट। ठीक है, याद रखना। 3 प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच टू हेल्प द एमएसएमई ग्रोथ। अब भाई आप लोग जान रहे हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, ठीक है,
तो उसमें हम लोग एमएसएमई सेक्टर को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 40 या 50% जो एक्सपोर्ट है वो कौन कर रहा है? एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों को सही तरीके से लेकर चलना ही चलना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया? पहला काम किया गया, इक्विटी सपोर्ट देंगे। ठीक है, डेडिकेटेड 10,000 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड, 10,000 करोड़ का हम लोग सहायता प्रोवाइड कराएंगे। किसको? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो वाले को छोड़ के। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो यहां से सवाल आ सकता है, मैं बता रहा हूं, सवाल यहां से आएगा, फिर बोलोगे कि कहां से आ गया। ठीक है, 10,000 करोड़। और ये यूके ट्रिपल एस में पूछ सकता है या किसी में पूछ सकता है, छोटे छोटे एग्जाम में भी या बड़े बड़े एग्जाम में किसी में भी, क्योंकि ये डेटा है तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला गया? टॉप अप ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 2021 भी था 2,000 करोड़। कि 2021 में जो टॉप अप फंड हम लोग निकाले थे कि मान लो कि कोई इंडस्ट्री सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, उसमें हम लोग कितना खर्चा करेंगे भाई? 2,000 टॉप अप। नहीं होता है कि पहले आता था, आपने देखा होगा एयरटेल में भाई 10 रुपए का टॉप अप डलवा लो, है ना? इसका मतलब क्या? 10 रुपए का आपने रिचार्ज कराया। सेम उसी तरीके से वैसे इंडस्ट्री जो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको रिचार्ज करने के बारे में यहाँ 2,000 करोड़ खर्चा किया जाएगा, खास करके एमएसएमई सेक्टर को लेकर। ठीक है, अभी ट्रेंड्स के बारे में आएंगे, लेकिन यहाँ देखो प्रोफेशनल सपोर्ट क्या दिया जाएगा? गवर्नमेंट फैसिलिटेट अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टू डेवलप अ कॉर्पोरेट मित्रास, या ठीक है मित्र, या फिर याद रखिएगा कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप करने के लिए, मतलब बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, अभी हमने पढ़ाया। तो वहां पर कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या? बिजनेस कल्चर। बिजनेस कल्चर सिटीज में डेवलप हो पाए, खास करके टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में। इसीलिए वहां पर क्या डेवलप किया जाएगा? प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एक संस्था। ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करने के बारे में बात करेगा। जैसे मान लो कि कोई वो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब किसी के पास मान लो कि बहुत अच्छा आइडिया है, वो जाके वहां से जो है सलाह मशवरा ले सकता है कि भाई किस तरीके से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ सकते हैं। टू हेल्प द किसको? एमएसएमई। तो याद रखिएगा कॉर्पोरेट मित्रास कहां पर बनाने के बारे में बात किया गया है? ठीक है, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, ताकि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा सके। पॉपुलेशन वाइज जो मेट्रो सिटीज नहीं होते हैं, मेट्रो सिटीज लगभग टियर 1 सिटीज में आते हैं, उसके अलावा जितने भी टियर 2 टियर 3। ठीक है, देखो यहां पर आगे देखो मैंडेट ट्रेड्स, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पढ़े लो। ठीक है, यहाँ क्या मैंडेट अ ट्रेड्स, ठीक है, एज द ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द परचेज फ्रॉम एमएसएमई बाय द सीपीएससी। सीपीएससी का मतलब क्या है? सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस। ठीक है, सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। भाई जब आप ये सब चीजें पढ़ते हो ना तो आपको एक दिमाग खुलता है कि भाई आखिरकार बजट में क्या क्या चीज होता है, किस तरीके से होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, आप ऐसा सोचिए कि आपका एक तरीके से क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि सारी चीजें पूछेगा, चांस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि जो भाई ट्रेड्स जो है जहां पर ट्रांजेक्शन के बारे में बात किया गया है, वो सेटलमेंट होगा सारे परचेज का फ्रॉम एमएसएमई, जो बाई किसके द्वारा? सीपीएससी, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकार ने किसी को अपने अधीन ले लिया, पहले वो सरकार के अधीन नहीं था, अब सरकार के अधीन है। सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सिंपल सी बात। देखो अब यहां से सवाल आएगा भाई टैक्स प्रपोजल क्या रखा गया? पहले था रिमूवल ऑफ करेंट वैल्यू कैप ऑफ 10 लाख पर कंसाइनमेंट ऑन अ कुरियर एक्सपोर्ट। पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि आपको अगर कुरियर करके, पहले ना एक्सपोर्ट किया जाता था कुरियर से भी, कार्गो वगैरह से, एरोप्लेन वगैरह से, तो 10 लाख का जो है वो सामान आप पहले कुरियर करके एक्सपोर्ट कर सकते थे। अब उसका कैप हटा दिया गया। अब क्या बोला गया? आप कुरियर करके चाहे कितना भी आप एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुरियर करके कर सकते हो।
पहले क्या था कि उससे ज्यादा आप कार्गो से नहीं भेज सकते, आपको शिप के थ्रू भेजना पड़ेगा। अब क्या है कि जिस जिस कंपनी को ज्यादा क्षमता है वो कुरियर से भेजे। कुरियर जैसे हम लोग करते हैं ना, सामान को कुरियर नहीं करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, डीटीडीसी के थ्रू, सेम उसी तरीके से एक्सपोर्ट भी होता है। बहुत सारे एक्सपोर्ट कंपनीज भी हैं जो कुरियर मतलब कुरियर सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले 10 लाख रुपया था, तो 10 लाख रुपए का जो असाइनमेंट जाता था वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब कितना भी एक तरीके से बाहर जो है भेज सकते हैं। हाँ ना, हाँ पहले यही था 10 लाख। एक कंपनी एक बार में 10 लाख से ज्यादा सामान का कुरियर नहीं कर सकता था, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। अब उसका कैप हटा दिया गया। उसको इसलिए किया गया था ताकि हमारे जो, हाँ, बाकी लोगों को भी मौका मिले कार्गो के थ्रू, और ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनी ही एक तरीके से उसको बढ़ावा बढ़ावा मिले, क्योंकि बड़ी कंपनी ही कैप्चर करके रखेगी फिर, है कि नहीं। अब देखो सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, हाई पावर्ड एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इंटरप्राइजेस स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई या बनाई जाएगी, ठीक है, जो कि फोकस किस पे करेंगे भाई, कौन, हाई पावर्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब शिक्षा से रोजगार, देख रहे हो, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस, शिक्षा के साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाए, किस इंटरप्राइज में, किस उद्यमी में या किस उद्यम में, उसके लिए एक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी बनाएगी, और वो एक तरीके से विकसित भारत के ऊपर एक डेटा देगी, और उसके हिसाब से सरकार काम करने की कोशिश करेगी। तो याद रखिएगा सर्विस सेक्टर में जो कौन सी कमेटी बनाने के बारे में बात किया गया है, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस, ये वाला कौन सी कमेटी भाई, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस, ठीक है। अपग्रेड करेंगे भाई हम लोग किसको, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन द 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन, कि 10 अलग अलग एरिया में हम लोग जो भी एलाइड या फिर जो प्रोफेशनल, बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं ना जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनको भी हम लोग स्किल प्रोवाइड करके चलेंगे, ताकि जैसे नर्स वगैरह होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है खास करके मेडिकल में, तो वहां के जो लास्ट ईयर के छात्राएं रहती हैं, छात्र रहते हैं, वो आके कोई ना कोई क्या करते हैं, हाँ कोई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए काम करते हैं, तो उनको एक तरीके से डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केयर इकोसिस्टम, डेवलपिंग द वैरायटी ऑफ NSQF अलाइंग, जो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जो कि ट्रेन करेगा किसको, 1.5 लाख केयर गिवर, जो कि केयर टेकिंग का काम करते हैं अलग अलग जगह पर, जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में। अगर मेडिकल टूरिज्म को देखा जाए बढ़ावा देने के लिए क्या, देखो स्कीम टू सपोर्ट, स्कीम निकालेगी भाई टू सपोर्ट द स्टेट, ताकि स्टेट को सहायता मिल सके। एस्टेब्लिशिंग द 5 हब फॉर अ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इन अ पार्टनरशिप विथ, मतलब कौन से मॉडल पर, PPP मॉडल पर। कितना हब, 5 जो है वो हब ऑफ मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश करेगी, ताकि हमारे टूरिज्म को और भी एक तरीके से बढ़ावा मिल सके। मेडिकल वैल्यू जैसे मान लो कि अगर एक ऐसा संस्थान जो कि इस पूरे, जहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा आ रहे हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया जाएगा, और उसके थ्रू उन लोगों को क्या किया जाएगा कि भाई ट्रेन किया जाएगा, और जगह जगह पर उनको अलॉट किया जाएगा। मान लो 4 धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, वहां पर मेडिकल टीम घूम रही है भाई, कोई भी समस्या है तो तुरंत वहां पहुंच गई मेडिकल टीम, ताकि जो टूरिज्म है वो बढ़ सके। नहीं तो देखो टूरिज्म में नहीं तो कोई बोलेगा यार वहां गए थे वहां कोई फैसिलिटी नहीं था, तो अगला बार कोई जाना नहीं चाहेगा। तो इसको, क्योंकि टूरिज्म को बहुत स्कोप है हमारे देश में जिसको बढ़ावा मिलेगा। आयुष, आयुष जान रहे हैं, आयुर्वेदिक वाला, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अपग्रेडिंग आयुष फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लैब को बनाया जाएगा। कितना, 3 आयुर्वेदा इंस्टीट्यूशन और भी बनाया जाएगा, जिसमें आयुर्वेदा की पढ़ाई वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। आई बात समझ में। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया गया, सेटिंग द AVGC कंटेंट, AV मतलब एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक, ठीक है, एनिमेशन विजुअल गेमिंग कॉमिक। देख रहे हो आजकल यूट्यूब का बहुत चर्चा चल रहा है ना, या यूट्यूबर्स लोगों का, और उसमें भी गेमिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरेस्ट जगा रहे हैं। कॉमिक में या फिर बोला जाए आपको एनिमेशन में, तो उनके पास जो स्किल्स हैं उनको स्किल्स को अपग्रेड करने के बारे में बात किया जाएगा। याद रखना कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा, ठीक है। कितना, आप बोलोगे सर ये सवाल आ जाएगा, 15,000 जो है वो कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा, ठीक है।
कहां पर भाई? स्कूल्स में, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल्स में, जो 10th 11th 12th वाले स्कूल्स में, और 500 कॉलेजेस में बनाया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स, इसमें जिसको इंटरेस्ट है, ठीक है, वो चीज एक तरीके से यहाँ पर उसको ऑरेंज इकोनॉमी बोला गया, याद रखिएगा। डिजाइन, हाँ ये सेटिंग अप द न्यू, डिजाइन पर क्या फोकस किया? सेटिंग अप द न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, एनआईटी होता है कि नहीं, सेम उसी तरीके से अब क्या खोला जाएगा भाई? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, एनआईडी, ठीक है, कहां पर? ईस्टर्न रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न रीजन में, ताकि खास करके असम वाले रीजन में, ताकि जो चीजें हैं वो और भी थोड़ा सा, जो जिसको डिजाइन करने में मजा आ रहा है, ठीक है, अलग अलग वहां पर इंटीरियर डिजाइनिंग, कपड़े का डिजाइनिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजों का रहेगा, तो उससे क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा। तो ये देख, कितना खोलेंगे वो नहीं बात किया गया, लेकिन खोलेंगे, खेलेंगे, ठीक है, अब खोलेंगे से खेलेंगे आगे, ठीक है। तो खेलो इंडिया मिशन, आपने सुना होगा, खेलो इंडिया मिशन के तहत यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि हम लोग, आपने सुना होगा कि पैड 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 कौन? जो ये वाला, कौन सा? जो क्रिकेट पैड हो गया, ग्लव्स हो गए, बैट हो गया, ये सब सारी चीजें हम लोग, बहुत सारी चीजें कभी कभी इंपोर्ट करते हैं। तो भाई अब हम लोग क्या होगा कि खेलो इंडिया मिशन के तहत हम लोग यहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बात फोकस किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर देखो तो हम लोग का जो कोर वैल्यू जो बात किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के बारे में बात किया जा रहा है, समझ गए? ठीक है, तो पानी पी ले, थैंक यू, गला सूख गया भाई। देखो आगे थोड़ा सा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन में क्या करेंगे भाई? अब ये सब जरूरी नहीं कि वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये इन्होंने बोला है कि हम करेंगे, ठीक है। देखो क्या है भाई? 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन अ विसिनिटी ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर, कि 5 यूनिवर्सिटी को हम लोग टाउनशिप और उसके इर्द गिर्द जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जहां पर क्या, जहां लॉजिस्टिक कॉरिडोर है, जहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ठीक है। दूसरा, अ गर्ल हॉस्टल, याद रखिएगा, अ गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन, खास करके स्टेम वाले में, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, देख रहे हो, जैसे केवी वगैरह, एकलव्य वगैरह देखने को मिलता है, नवोदय वगैरह देखने को मिलता है। उसी तरीके से स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल, ये सबको बढ़ावा देने के लिए, साइंस को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? बताओ। अ गर्ल हॉस्टल बनेगा एवरी डिस्ट्रिक्ट में, इसकी शुरुआत करेंगे और इसको धीरे धीरे करके हम लोग लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उस हॉस्टल में शुरुआत से जा सकता है, वहां पर जनरली उसी के ऊपर फोकस ज्यादा किया जाएगा, साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है। आगे आ जाए, सेटिंग अप एंड अपग्रेड द 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, टेलीस्कोप जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब टूरिज्म देखो, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पायलट स्कीम होगा, 10,000 गाइड्स को हम लोग अलग अलग जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, और उनको एज अ गाइड, गवर्नमेंट गाइड, सरकारी गाइड भी होते हैं ना बहुत सारे, जैसे ताजमहल में चले जाओगे सरकारी गाइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजों को हम लोग एक तरीके से आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट है, जहां बहुत ज्यादा आते हैं क्या टूरिस्ट, उन पर बढ़ावा देंगे, ठीक है, और 10,000 गाइड को हम लोग ट्रेन करेंगे। यहाँ पर 2 चीज, 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट और कितना, 10,000 गाइड। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को हम लोग मजबूत करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि कोई भी अगर घूमने के लिए आ रहा है तो उनको सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह प्राप्त हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और है ये वाला, हम लोग 15 नहीं ये वाला, इंडिया जो है होस्ट करने वाला है फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, ठीक है, बिग कैट समिट को सबसे पहली बार होस्ट करने वाला है, ये बात जरूर याद रखिएगा। डेवलप 15 आर्कियोलॉजिकल साइट इनटू अ वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन, मतलब ऐसे 15 आर्कियोलॉजिकल साइट
जिनको एक तरीके से मान्यता प्राप्त है, उनको एक तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। 15 हो गया। और ग्लोबल बिग कैट समिट पहली बार भारत जो है होस्ट करने वाला है 2026 में। ये देखो, डेवलप अ बुद्धिस्ट सर्किट इन नॉर्थ ईस्टर्न, बुद्धिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, ठीक है, या बुद्धा का जो पाथ है, बहुत सारे मंदिर, मंदिर नहीं बोल सकते उनको हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मोनेस्ट्रीज वगैरह जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब कहाँ, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, वो वाला सेवन सिस्टर रीजन में, ठीक है। क्या किया गया, बोलो, हाँ बोलो, बढ़िया, हाँ, इसको रटना नहीं है भाई, बता रहा हूँ पहले ही, मैंने ज्ञान अर्जित करो सिर्फ। इसमें क्या है भाई, सबसे, हाँ ये वाला, सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड आईटी आईटी सर्विस इंक्रीजेस फ्रॉम 300 करोड़ से 2000 करोड़, 2000 करोड़ बढ़ावा मिला है, खास करके किसको, सर्विस सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर में खर्चा किसको किया जाएगा, कितना, 2000 करोड़ 300 से, ठीक है। ये बात याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर वाला बता रखा मैंने। फाइनेंशियल सेक्टर, देखो फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत करने के लिए क्या करेंगे भाई, हाई लेवल ऑफ कमेटी हम लोग विकसित भारत के लिए बनाएंगे भाई, बैंकिंग फॉर विकसित भारत, क्या बोला गया कि एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो कि किस पर रिपोर्ट देगी भाई, बैंकिंग फॉर विकसित भारत। सारी चीजों में क्या आ रहा है भाई, क्योंकि हम लोग 2047 तक अपने इकोनॉमी को क्या बोल रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इंसेंटिव ऑफ 100 करोड़ फॉर अ सिंगल इशुएंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड ऑफ मोर देन 1000 करोड़। देख रहे हो, इसका मतलब सरकार बॉन्ड वगैरह रिलीज करेगी। अब बॉन्ड वगैरह रिलीज से क्या होता है, पैसा आता और जाता है भाई, तो सरकारी बॉन्ड है, सरकारी अगर गवर्नमेंट अगर बॉन्ड रिलीज करती है तो उसमें क्या होता है, लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो जिससे एक तरीके से हमारे कैपिटल मार्केट में पैसा आता है, तो मजबूत करेगा किसको, फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर बोला गया भाई कि हम लोग रीस्ट्रक्ट करेंगे या रीस्ट्रक्चर करेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, पीएफसी को, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को, मतलब इन दोनों को, ये दोनों संस्थाएं जो सरकारी, उनको हम लोग पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे किसको, फेमा को, ठीक है, फेमा को जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको और भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज आए उसको सही तरीके से रेगुलेट और सही तरीके से आगे बढ़ावा मिले, ठीक है। ये देखो, एक तो बोला गया है, इसको छोड़ ही दो, इसमें ये शेयर वाला है ना, एसटीटी ऑन अ, देखो शेयर ट्रेड ट्रांजेक्शन जो है, मतलब जो शेयर के ऊपर जो ट्रेड या ट्रांजेक्शन हो रहा है उस पर जो प्रीमियम है वो पहले कितना था, 0.5% से बढ़ा दिया गया, 1% से अब कितना हो गया, 0.125, ठीक है, याद रखना, रिस्पेक्टिवली बढ़ा दिया गया। उस पर देखा, रेजिंग द एसटीटी ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपने सुना है नाम, जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग नहीं होता है कि इतना मतलब हर दिन जो करते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं, इसीलिए स्टॉक मार्केट क्लास तो नहीं चल रहा है, लेकिन बता रहा हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में खरीदते हैं लोग, ठीक है, कि अगर शेयर मार्केट ऊपर गया तो वो एक तरीके से बेच दिया, और शेयर मार्केट नीचे गया तो वो खरीद लिया, वो हर दिन जो बैठ के करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसको ट्रेडिंग ऑप्शन चेन बोलते हैं, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसमें एक तरीके से क्या किया गया भाई, रेजिंग द एसटीटी ऑन अ फ्यूचर फॉर फ्रॉम 0.2 से 0.5, वो आपके सवाल बहुत मुश्किल है, वो आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक टैक्स रिफॉर्म तो ये हो गया ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ाने के लिए, मतलब रोड, रेलवे, जो ब्रिजेस हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या किया गया, क्या किया गया, सेवरल इनिशिएटिव फॉर द लार्ज स्केल इनहेंसमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनवाइट्स है, रीड्स है, एनआईएफ एंड एन नैब फीड्स, ये सब सारे क्या है, जिसके थ्रू स्कीम्स है, जिसके थ्रू हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है, ये सबको मजबूत करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना, कंटिन्यू टू फोकस ऑन डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज विथ ओवर 5 लाख पॉपुलेशन, जो कि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज है, ठीक है, वहां पर हम लोग फोकस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने, सिर्फ मेट्रो सिटीज पर, बड़े बड़े शहरों पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। टायर 2 और टायर 3 मतलब जहां ओवर 5, वैसे सिटी जहां पर 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, क्लियर। देखो सरकार ने बोला कि भाई
इन लाख करोड़, 2 लाख करोड़ 2015 में पब्लिक कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय, उसको बढ़ाने के बारे में बात किया कि 2027 में हम लोग कितना 12.2 लाख करोड़ जो खर्चा करेंगे, मतलब सरकारी जो सरकार है वो खर्चा करेगी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। हाँ ये वाला देखिए लो भाई, देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखना क्या बोला गया, ऑपरेशनलाइज 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, 20 हम लोग नया नेशनल वाटरवेज चलाएंगे जो कि एक तरीके से सामान को इधर से उधर ले जाने में मदद करेगा। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, मतलब कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम, ताकि हमारा इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल शिपिंग है वो कितना से कितना बढ़ जाएगा भाई, 6% से 12%, कब तक 2047 तक बढ़ाने के बारे में बात किया है, कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में बात किया है। कोस्टल रीजन जो सामान को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट ले जा रहा है, ठीक है, मान लो कि मद्रास पोर्ट से अब बॉम्बे पोर्ट लाना है, तो उस तरीके से कैसे कौन है, तो उसको कार्गो को बढ़ावा देने के लिए कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम्स जो है वो लाया गया, देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला ग्रोथ कनेक्टर बोला गया, क्या बोला गया, एम्पलीफाइंग द पोटेंशियल ऑफ द सिटीज टू डिलीवर द इकोनॉमिक पावर, मतलब सही समय पर सही सामान जो है हर एक सिटीज पे पहुंच सके, उसके लिए कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा और ग्रोथ कनेक्टर के रूप में, और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। हाई स्पीड जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस है ना, तो हाई स्पीड ट्रेन माना जाता है उसको, जैसे अभी वंदे भारत है वो भी हाई स्पीड बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, 7 हाई स्पीड रेलवे कनेक्टर, कहां कहां से याद रखना है, मुंबई पुणे जो कनेक्ट करेगा उसके लिए, मुंबई से पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, ठीक है, और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, ठीक है, और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम होगा, प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ट्रेन को डेवलप किया जाएगा जो कि इको फ्रेंडली हो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखना तो कौन कौन शहर हो गए भाई यहाँ पर, देखने को मिलेगा मुंबई हो गया, ठीक है, और पुणे तो एक साथ ही मान लो, मुंबई पुणे भी मान लो, ठीक है, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, ठीक है, उसके चेन्नई हो गया, ठीक है, ये सब सारे मतलब एक साथ ही, मतलब साउथ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से चारों को, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों को कनेक्ट करने के बारे में बात किया गया है। और हाई स्पीड होगा, हाई स्पीड का सिंपल सा मतलब है कि जल्दी सामान को पहुंचाने के बारे में बात किया जाएगा। वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। हाँ ये वाले पर, अब ये सब डेटा तो आप लोग याद रखोगे रखोगे, ठीक है। डेफिसिट ट्रेंड, मतलब घाटे का ट्रेंड क्या रहा भाई, देखो घाटे का ट्रेंड क्या रहा, अगर फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा है ना, रेवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, और इफेक्टिव प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। 4 चीज जरूर याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। कौन वाला याद रखना है भाई, हमें तो याद रखना है कि 2025 और 26 में रिवाइज क्या था, और 2026 में बजट एस्टिमेट, देखो आरई का मतलब रिवाइज एस्टिमेट, जो रिवाइज करके किया गया। देखो बजट में तो बजट एस्टिमेट कर दिया कितना होगा भाई, लेकिन एक्चुअल में कम ज्यादा तो होगा ना, तो जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें एक्चुअल जो है वो एक तरीके से निकल के आता है, उसको हम लोग रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कहाँ है भाई, ये येलो किधर है, येलो ये है, मतलब ये दोनों याद रखिएगा सबका, दोनों का, ठीक है। वैसे जनरली आपको ये वाला याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, कितना है भाई, फिर जो रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहेगा भाई इस साल, 1.50, मतलब किसका, जीडीपी का, जीडीपी का 1.5%, ठीक है। यहाँ पर बोला गया 4.30, अभी भी फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, 3% के आसपास इसको लाने के बारे में सोचा जा रहा है भाई, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, जो कि और भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख के चल सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए प्राइमरी डेफिसिट कितना बोला गया भाई, 0.7, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना बोला गया, 0.30। तो ये हमारा जो है वो एक तरीके से होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट जरूर याद रखना कि सरकार ने कितना एस्टिमेट करा है, 4.30। सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट कितना एस्टिमेट करा है 2026-27 के लिए, 1.5%, जीडीपी का 1.5%। कितना होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, 3% के आसपास,
अब देखो रुपया कहां से आएगा भारत सरकार के पास, ये छोटा नहीं हो रहा क्या भाई, ये क्या है, रुपया कहां से आ रहा है, ठीक है, याद रखना, इसको देखना समझना कि सरकार ने बोला कि हम लोग रुपया कहां कहां से आएगा मेरा, ठीक है, वो बात किया गया। अब यहां से समझ में आता है, जैसे मान लो कि सरकार के पास अगर 100 रुपया आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या सरकार के पास रिसीट कितना आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, सरकार के पास इनकम कहां से आ रहा है, यहां से आएगा, कहां कहां से आएगा, सबसे पहले 18% जो होगा कॉर्पोरेशन टैक्स, जो उद्यमी जो कर होता है, बड़े बड़े जो कंपनीज के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, सरकार के पास 18 रुपया कहां से आएगा, यहां से। इनकम टैक्स आयकर 21 रुपया, मतलब 21% जो है वो पैसा भारत सरकार के पास आने वाले साल में, सरकार का एस्टिमेट है कि कहां से आएगा, इनकम टैक्स से। कस्टम ड्यूटी अभी बताएं, जो इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर लगता है भाई, वो कोई भारत में अगर सामान ला रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है उससे सरकार को कितना होगा फायदा, या कितना रुपया आएगा भाई सरकार के पास, 4%। ये सब याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो भारत सरकार जो टैक्स लगा रही है, ठीक है, यूनियन बोल रहा है, स्टेट नहीं बोल रहा है, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी वो कितना आएगा भाई, 6%। जीएसटी से कितना पैसा आ रहा है, और अदर टैक्सेस जितने भी लगाए जाते हैं 15%। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें टैक्स जैसे कि एस चीट वाले पैसे हो गए, फाइन फीस, ये सब सारी चीजें हो गई, उसे सरकार के पास कितना आता है, आएगा भाई 10 रुपया। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो वैसा रिसीट जो कि कैपिटल नहीं है, ठीक है, नॉन डेट, वो 2%, जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई सरकारी कंपनीज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, सरकार कितना बोरो करने वाली है, जो सबसे ज्यादा देखो क्या है भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, इसको सरकार कम कर ही नहीं रही है। जब तक आप बोरोइंग कम नहीं करोगे तो आपकी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये भी नहीं कि बोरोइंग आप कुछ नहीं करो, लेकिन बोरोइंग तो होता ही होता है, ठीक है। तो 24%, कोई पूछे सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास कहां से आता है, बोरोइंग से। उसके बाद कहां से आ रहा है, नहीं, इनकम टैक्स, देखे। तीसरा हो गया, इसको कभी कभी यूपीएससी में आ जाता है मिलाने के लिए क्रम वाइज, या पीसीएस में भी पूछ लेगा, पीसीएस में क्रम वाइज मिलाने के लिए नहीं दे देगा, बोलेगा सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास बजट के अनुसार 2026 और 27 में सरकार पास कहां से आएगा। अब सरकार क्या बोल रही है कि खर्च कहां से करेंगे, रुपीज गोज टू, पैसा कहां जाएगा, वहां तो पैसा आएगा भाई सरकार के पास। अब सरकार ने बोला भैया सबसे ज्यादा पैसा तो जाएगा आपका कर्जा चुकाने में, है कि नहीं, जब हम कर्जा ले रहे हैं तो कर्जा चुकाएंगे भी तो देखो यहाँ पर कितना है, 20%, 22% स्टेट शेयर को जा रहा है, तो याद रखना थोड़ा सा, 22% कहां जा रहा है भाई, और 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसको सरकार ने मान लिया है भाई, ये याद रखना है। 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन सरकार ने मान लिया है, तो बहुत जल्दी रिपोर्ट आ गया है, मतलब उसको डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना कि सेंट्रल जो ये सॉरी इंटरेस्ट जो पेमेंट है, सरकार जो 24% पैसा ले रही है ना, उस पर सरकार ब्याज भी तो देगी, तो ब्याज कितना परसेंट, 20%। 22% जो स्टेट को शेयर देती है, सरकार के पास जितना भी पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका शेयर जो है बांटती है, किसके आधार पर, फाइनेंस कमीशन के आधार पर, वित्त आयोग के कहने पर 41% के आसपास है कि 41% जो है जितना पैसा सरकार के पास आता है खास करके टैक्स वाला, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7%, उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर 7%, सिविल पेंशन जो दिया जा रहा है, ठीक है, बड़े मतलब जो सेंट्रल जो जॉब्स वाले लोगों को, फिर सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, मेजर सब्सिडी 6%, और डिफेंस में कितना खर्चा 11%, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो सरकार ये दोनों जो खर्चा कर रही है 17%, उससे सरकार को कोई पूंजीगत लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, उसे कोई पूंजी बनने के लिए हो नहीं रहा है भाई। अगर अब 6% देखा जाए तो वहां पर भी नहीं हो रहा है कि नहीं, तो याद रखना है थोड़ा सा। तो ये सब आप थोड़ा डेटा पढ़ सकते हैं। अब देखिए रिसीट, सरकार पास प्राप्ति जो आ रहा है वो कहां कहां कितना कितना है। देखो एक्चुअल बोला गया 2004 और 5 में कितना था भाई, इतना लाख करोड़ में से पढ़ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था 16.2 लाख करोड़, अभी 2026-27 में कितना है भाई 18, ठीक है। 2025-26 में 16.2, तो 18.1 जो है हमारे देश में क्या है, कैपिटल रिसीट जो है वो बढ़ रहा है। रेवेन्यू रिसीट
35.3 देख रहा हूँ। और रेवेन्यू रिसीट में क्या आता है भाई, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, लोन्स, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, सब सारा किस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सब सारा जो देख रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट से। जाहिर सी बात है भाई, टैक्स के थ्रू ज्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, और नॉन टैक्स के थ्रू तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। एक्सपेंडिचर, सरकार जो खर्चा कर रही, प्राप्ति के बारे में बात कर लिया हमने। खर्चा जो है, सरकार जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी वो कितना करेगी भाई, 17.1 लाख करोड़। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 41.3 लाख। ठीक है, 3 लाख करोड़। क्लियर, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला ना, ये वाला डेटा जरूर याद रखना भैया। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करूं, लेकिन क्या ही करें। ठीक है, देखो ये स्टेट को ट्रांसफर जो किया गया सरकार ने, स्टेट और यूटीज को कितना ट्रांसफर किया, तो हो सकता है सवाल आ जाए। तो सरकार ने 2026-27 में कितना बोला है भाई, कितना ट्रांसफर करेंगे, 26.2 लाख करोड़। पिछले साल कितना करा, 23.4 लाख करोड़। किसको, भारत सरकार जो ट्रांसफर कर रही है राज्य सरकार और यूटीज को। ठीक है, अब देखो मेजर आइटम्स एक्सपेंडिचर कहां कहां, ट्रांसपोर्ट में कितना सरकार खर्चा कर रही है, 5,98,520, ये सब डेटा। डिफेंस में इतना खर्चा कर रही है भाई, रूरल डेवलपमेंट पर इतना खर्चा कर रही है, 2,73,108। ठीक है, उसके बाद होम अफेयर्स में, होम अफेयर्स को इस बार थोड़ा सा ज्यादा पैसा दिया गया भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी 1,62,671। एग्रीकल्चर के साथ एलाइड का मतलब क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म को डेवलप करने के लिए, ये सबको। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन याद रखना है, ये सब ना कहीं से भी पूछ लेगा ये सब। एजुकेशन, एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है भाई, कितना खर्चा करे, अभी भी कम है एजुकेशन पर खर्चा। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ पर अभी भी खर्चा, देखो एजुकेशन से कम तो खर्चा हम लोग किस पर कर रहे हैं, हेल्थ पर। और हेल्थ और एजुकेशन को तो और प्रायोरिटी देनी चाहिए भाई हम लोगों को। रूरल डेवलपमेंट 85,000 करोड़। ठीक है, आईटी एंड टेलीकॉम, आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 74,560 करोड़। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, या कॉमर्स का मतलब क्या, वाणिज्य। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब जो इंडस्ट्री को सहायता प्रोवाइड करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमने सामान को बेचा, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। लेकिन सामान को जो पहुंचाया वो किसने, गड्डी ने पहुंचाया। तो गड्डी, गड्डी क्या हो गया, कॉमर्स फैसिलिटी दे रहा है वो, जो सहायता प्रोवाइड करता है। जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी, जैसे लोन फैसिलिटी या बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सब सारा किस, क्या चीज है भाई, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए कितना किया जाएगा, 62,362। क्या बात है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट, रिसर्च वगैरह, ठीक है, कितना 55,756 करोड़। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूती करने या मजबूत करने के लिए, किसको, ठीक है, कर प्रणाली को और मजबूत करने के लिए। एक्सटर्नल अफेयर 22,100, मतलब 119। फाइनेंस कितना, 20,649। डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट, खास करके देखो ये यूनिक चीज है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए 6,812 करोड़ का जो है वो खर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारा रहा आपका बजट। एक मिनट, चलिए, थैंक यू, उसको बंद कीजिए पहले। धन्यवाद जी।